हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री क्लास 12 का जो 6 लेसन्स है जिसको हम लोग तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम बोलते हैं, उनके कुछ मुख्य टॉपिक है जिनको हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आप लोग को हम बता देते कि ये जो लिखा गया टॉपिक है ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत बार पूछा गया है। और ये जो चीज़ें हम आप लोग को बताएंगे ये एक नोट्स के आधार पर बताएंगे, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। और फिर से आप लोग को बता देते हैं कि अभी तक बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इसका हेडलाइन लिखिएगा, धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित कुछ मुख्य पद। इसमें 4-5 को हम आप लोगों को मुख्य इसका पद बताएंगे और बताएंगे कि ये क्या क्या होता है, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में बहुत बार पूछा गया है, जिससे आप समझ करके अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग को डाल लेंगे धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित कुछ मुख्य पद, जिसमें पहला हम लोग का आएगा भर्जन या जारण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोस्टिंग भी कहते हैं। और इसके दो नाम है, याद रखिएगा, एक भर्जन है और दूसरा क्या है, जारण है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या है, सॉरी दोनों जो है वो क्या है। देखिए, जब किसी अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जैसा कि हम आप लोगों को ना पिछले वीडियो में बताए थे कि कौन कौन सा अयस्क कौन कौन से धातुओं का होता है, तो उसी प्रकार से बारीकी से समझिए। जब किसी अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ बाहर हो जाती हैं और अयस्क के जो धातु होते हैं ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही भर्जन या क्या कहते हैं, जारण कहते हैं। तो सिंपल सा ये वर्ड है, आप समझिए कि जो हम लोग का अयस्क है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही गर्म कर रहे हैं उसकी अशुद्धियाँ क्या हो रही है, बाहर हो रही है। और जो अयस्क में धातु है वो किस में बदल जाए, ऑक्साइड में बदल जा रहा है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। चलिए जैसे इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखा जाए तो देखिए, ये जिंक जो सल्फाइड है, ठीक है, इसको हम जिंक ब्लेड बोलते हैं। ये कौन सा अयस्क है, जिंक ब्लेड है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराकर इसको क्या करें, गर्म कर रहे हैं। तो क्या था, गर्म करने पर क्या होता था कि जो इसके धातु होते थे वो किस में बदल जाते थे, ऑक्साइड में। जैसे देखिए ZnO में बदल गए और जो बाकी चीज़ें होता था वो अशुद्धियाँ क्या होती थी, बाहर निकल जाती थी। जैसे देखिए SO2 अशुद्धियाँ है। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शंस को समझ सकते हैं कि ये जो ZnA से ये अयस्क है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में विक्रिया हो रही है और इसको हम गर्म कर रहे हैं। और जैसे ये चीज़ें हो रही है प्रक्रिया, तो ये इसके जो अयस्क में उपस्थित धातु जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑक्साइड में, जिसको हम लोग धातु के ऑक्साइड बोलते हैं। और बाकी जो बच गए वो अशुद्धियों के रूप में क्या हो जा रही है, बाहर हो जा रही है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन या जारण। तो आप लोग याद रखिएगा, फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। देखिए, जब किसी अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ क्या होती है, बाहर हो जाती है। ज़्यादातर गैस होता है ना जो कि बाहर हो जाती है। और अयस्क धातु के ऑक्साइड में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन या जारण। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में भी देख लिए और सारे एग्जाम्पल के जो नीचे एरो का चिन्ह होना चाहिए वो भी हम बता दें कि ये अयस्क है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में विक्रिया हुई है, ये जो अयस्क के धातु थे ऑक्साइड में बदल गए और ये अशुद्धियाँ क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो आप यहाँ पर ना लास्ट में एक एरो का चिन्ह भी दे दीजिएगा। ये बताता है कि अशुद्धियों को क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। यानी गैस है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये पहला हम लोग का ना जो धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित मुख्य पद था ये हम लोग कर लिए कंप्लीट। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, निस्तापन। निस्तापन क्या है, ठीक उसके उल्टा है। आप लोग को बता देते हैं कि ये क्या था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता था, ठीक है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता था और ये कहा होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसको कैल्सिनेशंस कहते हैं। ये क्या होता है, सुनिए, जब किसी अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यही परिभाषा आप लोग को ना उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर क्या करता है, अलग करता है। एक को जारण परिभाषा बना देता है, एक को निस्तापन। तो आप इसको अच्छे से समझिए। जब किसी अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो
उनकी सारी अशुद्धियाँ बाहर हो जाती है और धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? निस्तापन। देखिए सेम वही प्रक्रिया, उसमें क्या था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते थे तो अशुद्धियाँ बाहर निकल करके क्या होता था? ऑक्साइड में बदलता था। और इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, जिसके कारण अशुद्धियाँ बाहर हो जा रही है और धातु उसका किस में बदल जा रहा है? ऑक्साइड में। इसे हम लोग निस्तापन कहते हैं। चलिए इसकी हम लोग अभिक्रिया को देख लेते हैं। देखिए ये जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, जिसको हम लोग कैलामाइन भी बोलते हैं। और कैलामाइन अयस्क, अब देखिए इसमें कोई ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं कराए हैं, ठीक है, जैसा इसमें देखिए ऊपर वाले में। यहाँ पर हम क्या किए हैं? ऑक्सीजन को प्लस में करके ये अभिक्रिया कराए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति। और ये अयस्क है, ठीक है, ये अयस्क की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए केवल क्या है? अयस्क, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी गर्म कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही गर्म करेंगे ये टूट जाएगा, टूटने के बाद जो ये धातु है वो किस में बदल जाएगा? ऑक्साइड में। और बाकी जो अशुद्धि है वो क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी, ठीक है, जैसे CO2 के रूप में क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या समझे हैं कि जो धातु था ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विक्रिया करके किस में बदल गया? ऑक्साइड में बदल गया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निस्तापन। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? निस्तापन। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा और अभिक्रिया को तो बहुत ही अच्छे से लिख कर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें कि ये जारण या भर्जन और ये निस्तापन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी अभी हम लोग समझे हैं कि भर्जन क्या था, निस्तापन क्या था। अब हम लोग समझें कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा। बाकी जो ऊपर हम बताए थे कि जो वो निस्तापन क्या होता था, भर्जन क्या होता था, इसी से हम लोग ना इनके अंतर को जानने वाले हैं। तो देखिए हम लोग का ना जो पहला है क्या है समझिए, भर्जन। ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी जब ऑक्सीजन रहेगा तो ही जाकर के ये भर्जन की प्रक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। निस्तापन क्या था? यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग ना ऊपर ये परिभाषा में आप लोग समझे थे, ठीक है, जब हम लोग बोल रहे थे तो ये क्या था? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता था भर्जन, और निस्तापन क्या होता था? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसलिए इसी से हम लोग क्या किए? एकक अंतर दोनों को बना दिए। तो पहला अंतर क्या था? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है यह सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयुक्त है, ठीक है, यानी जो भर्जन प्रक्रिया होता है ये ज़्यादातर सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयुक्त होता है, जिसमें ना सल्फर होता है। जैसे मान लीजिए ना PbS हो गया, ZnS हो गया, सब में एस आ रहा है ना, तो ये और फिर HgS ले लीजिए, सब में एस आ रहा है, तो ये सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयुक्त होता है। और ये जो होता है ये कार्बोनेट अयस्कों के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। तो जैसा कि आप लोग हम एग्जाम्पल में लिए थे तो आप लोग देखिए निस्तापन क्या है? कार्बोनेट अयस्कों के लिए उपयुक्त हुआ है। और यहाँ पर देखिए भर्जन क्या है? ये सल्फाइड अयस्कों के लिए क्या हुआ है? उपयुक्त हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जो भर्जन की प्रक्रिया होती है उसमें सल्फाइड अयस्क होते हैं, और ज़्यादातर जो निस्तापन प्रक्रिया होती है उसमें कार्बोनेट अयस्क होते हैं, जिसमें CO3 होता है और इसमें क्या होता है? एस होता है। तीसरा क्या था? देखिए इस प्रक्रिया में SO2 से संबंधित गैसों का निर्माण होता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क है तो क्या बनाएगा? SO2 ही बनाएगा। और इस प्रक्रिया में CO2 से संबंधित गैसों का क्या होता है? निर्माण होता है, क्योंकि इसमें कार्बोनेट होता है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो निस्तापन की प्रक्रिया तो इसमें कौन सा गैस बन रहा था? CO2 बन रहा था, क्योंकि कार्बोनेट अयस्क है। और हम लोग का जो और जो भर्जन की प्रक्रिया था ये देखिए सल्फाइड है इसका, और इसमें कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? SO2। तो इसमें SO2 से संबंधित गैस बनता है और उसमें CO2 से संबंधित। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट टर्म पर। देखिए तीसरा जो हम लोग दो चीज़ें समझ लिए। पहला हम लोग समझ लीजिए कौन सा? भर्जन या जारण समझ लिए। दूसरा हम लोग समझ लिए निस्तापन। और तीसरा हम लोग समझेंगे अब फ्लक्स, जिसको हम लोग ना गालक भी बोलते हैं या फिर इसको द्रावक भी बोल सकते हैं ना। इसका एक और नाम है द्रावक, इसको द्रावक भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन है इसका, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए
अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए गए पदार्थ को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। मिलाए गए पदार्थ को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए जितने भी प्रकार के ये अयस्क होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अयस्क के तौर पर दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए अगलनीय यानी न गलने वाले अगर कोई इसमें पदार्थ है, उसी को अगर दूर करने के लिए ना जो अलग से पदार्थ को अगर हम लोग मिलाते हैं, वही पदार्थ कहलाता है गालक या फ्लक्स। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग का जो कपड़ा होता है उस पर ना गंदगी बैठ जाता है, उस पर क्या बैठ जाता है, गंदगी बैठ जाता है। उस गंदगी को हटाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, सर्फ मिलाते हैं या फिर साबुन मिलाते हैं, जिससे वो गंदगी क्या होता है, हट जाता है। तो वैसा ही प्रक्रिया ये भी होता है ना। अयस्क में जितने भी प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती है, अगलनीय अशुद्धियाँ होती है, जो गलती नहीं है, उसे दूर करने के लिए ना जो पदार्थ को मिलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है और क्या होता है, उदासीन भी होता है। ये तीनों तरह के होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिएगा तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट खुद फ्लक्स है, कैल्शियम ऑक्साइड भी फ्लक्स है, और SiO2 भी फ्लक्स है, और P2O5 पेंटा यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी क्या है, फ्लक्स है। और इनके चित्र को भी देख लीजिए, ये देखने में ऐसे होते हैं, ठीक है। हालांकि ये तो मान के चले डायग्राम के थ्रू है, लेकिन बारीकी से देखेंगे तब थोड़ा सा चेंज देखेंगे। लेकिन ये सब देख लीजिए, ये सब के सब क्या है, फ्लक्स है। इसमें से कोई अम्लीय है, कोई क्षारीय और कोई क्या है, उदासीन है। तो याद रखिएगा फ्लक्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं और उदासीन होते हैं। और अयस्क क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है या फिर गालक क्या होता है, अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने वाला एक पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 चीज़ें समझ लिए। अब चलते हैं हम लोग चौथा। देखिए चौथा होता है धातु मल, यानी धातु के जो मल होते हैं यानी गंदगी होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं धातु मल। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम के थ्रू हम आप लोग को दिखाए हैं, ठीक है। इसमें चलिए इसको डिफिनीशंस को पहले देखते हैं। देखिए कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित गैंग के साथ गालक संयोग करके जो अवशिष्ट पदार्थ बनाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। या फिर जो अगलनीय पदार्थ, चाहे छोड़ दीजिए, अवशिष्ट पदार्थ ही रख दीजिए, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। या फिर संयोग करके जो नया पदार्थ बनाता है, यहाँ नया पदार्थ ही लिख लीजिएगा, ठीक है, नया पदार्थ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अयस्क में उपस्थित गैंग के साथ गालक संयोग करके जो नया पदार्थ बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। जैसे देखिए इसमें 2 होने चाहिए, एक गैंग जैसे CaO गैंग का भी काम करता है, और ये किसका काम करता है, फ्लक्स का भी काम करता है, और SiO2 भी ना ये क्या है, गालक यानी फ्लक्स का काम करता है। देखिए इसके एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा कि SiO2 गालक है, ठीक है, और CaO भी गालक है, लेकिन ना इसमें किसका काम करेगा, गैंग का काम करेगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, CaO और SiO2 ये दोनों मिलकर बनाते हैं CaSiO3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातुमल कहते हैं। तो ये गैंग हो गया, ये गालक हो गया, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। उसी नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ना, गैंग और गालक मिलकर जो नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। और ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये जो चौथा टर्म था ये भी क्या हुआ, एंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5वां टर्म पर। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसको लिख करके घेर दीजिएगा ना, गैंग और गालक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, धातुमल बनाते हैं। इस गालक के जगह पर ना फ्लक्स भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग का है ये है प्रगलन, इसको इंग्लिश में स्मेल्टिंग कहा जाता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से ध्यान में समझिएगा, ठीक है, और इसको नोट्स पर भी उतार लीजिएगा। देखिए अब हम लोग इसको समझते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें भर्जित या निस्तापित, भर्जित हो या फिर क्या हो, निस्तापित हो, यानी जो भर्जित किया गया अयस्क हो, जैसे मान लीजिए वो जिंक ऑक्साइड में बदल गया था, और निस्तापित किया गया पदार्थ हो, इसको भी हम आप लोग को बताए थे कि ये भी क्या होता है, जिंक ऑक्साइड में बदला था। तो जब ऑक्साइड में बदल जाता है धातु, तो या तो भर्जित हो जाता है, नहीं तो निस्तापित हो जाता है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। वह प्रक्रिया जिसमें भर्जित या निस्तापित अयस्क से धातु को द्रवित अवस्था में कार्बन से अभिक्रिया कराकर, कार्बन या कोक समझ लीजिए, ठीक है, कोक, कार्बन से अभिक्रिया कराकर प्राप्त किया जाता है, उसे प्रगलन या स्मेल्टिंग कहते हैं। आप समझिएगा इसमें क्या होता है कि देखिए जो अयस्क होता है, ठीक है,
उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। ठीक है, ये धातु के ऑक्साइड, और इसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन से अभिक्रिया कराकर जब हम लोग ना सीधा जिंक बना देंगे यानी धातु बना देंगे या फिर धातु प्राप्त कर लेंगे, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रगलन कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस डायरेक्ट नहीं होता है, पहले अयस्क किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड में होता है, और ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग कोक या कार्बन से करते हैं या फिर चारकोल से करते हैं, तब जा करके हम लोग का क्या होता है, धातु प्राप्त होता है, और यही प्रक्रिया कहलाता है प्रगलन या स्मेल्टिंग। तो आप लोग इस परिभाषा को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग इतना जो भी हम लोग डिफिनीशंस लिखे हैं, जो भी चीज़ें हम बताएं 5, इन चीज़ों को आप लोग ना बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। ये मेटलर्जी चैप्टर्स के ये है क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब चलिए इसको हम लोग ना उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। देखिए ये धातु के ऑक्साइड हो गया, इसको हम लोग भर्जित या निस्तापित अयस्क कहते हैं, और ये कार्बन से क्या होता है, अभिक्रिया करता है, और ये किस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, धातु में हो जाता है। और इसके बाद हम लोग का जो पदार्थ बनेगा, जैसे इसके द्वारा जो पदार्थ बनेगा ये CO, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जो ऑक्साइड के धातु थे ये कार्बन से अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो गए, धातु में, और इसकी जो अशुद्धियाँ तो क्या हो गई, बाहर हो गई। तो इस प्रकार से ये जो हम लोग का प्रगलन प्रोसेस था ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए एक 2 चीज़ें हैं, इसको भी ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। प्रकृति में धातु ये 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। प्रकृति जो होता है उसमें धातु कितने अवस्था में होती है, 2 अवस्थाओं में। एक होता है मुक्त अवस्था, एक होता है मुक्त अवस्था, जिसको यहाँ पर मुक्त अवस्था कर लीजिएगा। ठीक है, एक मुक्त अवस्था होता है, एक संयुक्त अवस्था होता है। मुक्त अवस्था को ना फ्री स्टेट भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट बोलते हैं, और संयुक्त अवस्था को कंबाइन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंबाइन स्टेट, याद रखिएगा। अब देखिए मुक्त अवस्था कहने का मतलब उसको प्राकृतिक में कहीं भी छोड़ दिया जाए ना, वो खराब नहीं होगा। जैसे सोना हो गया, चांदी होगा, प्लेटिनम होगा, इस पर हवा, नमी या फिर कोई और चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग का जो है संयुक्त अवस्था, इसमें क्या होता है कि इसको अगर आप लोग कहीं भी रख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल नमी से या फिर हवा से या फिर जल से ये खराब हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अवस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जितने भी प्रकार के आज के वीडियो में हम बताए हैं क्वेश्चंस या फिर टॉपिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। आप लोग इन सारे टॉपिकों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इसको अच्छे से समझ करके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। और ये बोर्ड में जितने भी प्रकार के टॉपिक बताएं ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए इन टॉपिकों को आप लोग हल्का मत लीजिएगा, और अच्छे से याद करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।